नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो से हम फरवरी महीने से जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम प्रस्तावित है उसके लिए मॉक टेस्ट की यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को ये पता होगा कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स सेक्शन से टोटल आपके 45 प्रश्न आते हैं। इन 45 प्रश्नों में से 25 प्रश्न आपके सीधे साइंस से होते हैं, यानी कि जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। बाकी 10 प्रश्न लगभग करंट अफेयर से होते हैं और 10 ही प्रश्न आपके होते हैं स्टैटिक जीके से। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा इसमें आपको 25 प्रश्न मिलेंगे जनरल साइंस से, 10 प्रश्न आपके होंगे 2020 के करंट अफेयर से और 10 प्रश्न हम लोग करेंगे यहाँ पर स्टैटिक जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से आप लोग फॉलो करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए। जो भी आपके डाउट होते हैं वह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी बिल्कुल फ्री क्लास होती है। एक क्लास दिन में 12 बजे होती है जिसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। रात 10 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके साइंस और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को कर रहे हैं डिस्कस। तो बिल्कुल फ्री क्लास है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर आप लोग क्लिक करिए। आपसे वहां पर कोड पूछा जाएगा तो इंटर करिएगा KV10 और इन सारी फ्री क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं और इसके अलावा सारी क्लास की आपको फ्री में PDF भी यहाँ पर मिलती है। तो जरूर इस क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। 15 तारीख से अनअकैडमी पर नए बैच भी शुरू हो रहे हैं। विशेष तौर पर अगर आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी करनी है तो 1300 से 1400 रुपए में आप 3 महीने का यहाँ पर रेलवे का कोर्स ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही सब्सक्रिप्शन में आप एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम की कर सकते हैं तैयारी। बाकी अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स आपको लेना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो भी आप लोग इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की अब हम करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मेयर का फार्मूला है। तो मेयर के फार्मूले के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा और ये हमारा होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, यानी कि हमारे कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उससे अगर हम लोग विशिष्ट उष्मा को माइनस करते हैं जो कि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो हमें मिल जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। CP माइनस CV इक्वल टू R ये आपके मेयर का फार्मूला है। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का विद्युत वर्गीकरण नहीं है। आप सभी को यह पता होगा कि जब हम लोग किसी पदार्थ का विद्युत क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी टोटल होती है 3 कैटेगरी। एक आपका सेमीकंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर। यहां पर सेमी इंसुलेटर जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो यहां पर सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और आपके होते हैं इंसुलेटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। इंटरफेरॉन क्या है पहले ये समझिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आपके शरीर में वायरस प्रवेश करते हैं तो वो हमारी कोशिका को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा इंटरफेरॉन को रिलीज किया जाता है जिससे जो हमारे शरीर की बाकी कोशिकाएं हैं उनके ऊपर इस वायरस का प्रभाव न पड़े। तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेरॉन का निर्माण मुख्य रूप से विषाणुओं को शरीर से समाप्त करने के लिए होता है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम बात करें इंटरफेरॉन की तो ये हमारा एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसको हमारी सेल के द्वारा वायरस के विरुद्ध रिलीज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि PM के द्वारा 30 दिसंबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। टोटल 2300 किलोमीटर ये आपकी लंबी है ऑप्टिकल फाइबर केबल और ये जोड़ेगी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को। तो ऑप्शन यहां पर हमारा बी यानी कि नरेंद्र मोदी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में दाब बढ़ जाता है।
आप सभी को ये पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं पानी के अंदर, वैसे वैसे हमारे ऊपर जो पानी का वेट है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है उसमें भी वृद्धि होती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, गहराई में जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चुंबक के अंदर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा क्या होती है। अब इस प्रश्न को कई लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और इसे कर देंगे गलत। यहाँ पर अगर हम लोग रेखाओं की बात करें तो ये होती हैं दक्षिण से उत्तर पोल की ओर। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अब कई लोग सोचेंगे नहीं ये होता है उत्तर से दक्षिण, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चुंबक। ये देख सकते हैं आपके सामने एक मैग्नेट है। अगर हम लोग मैग्नेट के बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं आप लोग देख सकते हैं, इनकी डायरेक्शन होती है उत्तर से दक्षिण। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि चुंबक के अंदर रेखाओं की स्थिति क्या होती है, तो चुंबक के अंदर जब आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो आपकी दक्षिण से चलती हैं उत्तर की ओर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्थिति बदल जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। सकेवा की बात करें तो ये होता है हमारे सिक्किम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी होगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनके जीवन से ये संबंधित है, और ये जो आपका त्योहार होता है वो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी कहा जाता था। तो इनका नाम है शेख नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? शेख नसीरुद्दीन महमूद इनका नाम है। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं को हम लोग चिराग ए दहलवी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है पैलेडियम, जिसका उपयोग आप लोग एक उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो पैलेडियम की बात करें, ये आपके एक कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। क्या होता है? 46 होता है। ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। हमारे डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है पैलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46। तो ध्यान रखिएगा डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किया गया था। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके कारण यहाँ पर चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, और इसे सबसे पहले बताया था ओरेस्टेड महोदय ने। क्या नाम था? ओरेस्टेड नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं एक हमारे डेनिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, या आप कह सकते हैं एक बार ये क्लास ले रहे थे, और वहाँ क्लास लेने के दौरान इन्होंने देखा कि एक वायर जिससे जिससे आपकी बिजली की धारा बह रही है, उसके पास में रखा हुआ एक जो कंपास है उसके नीडल में यहाँ पर आता है चेंज, और उसके बाद में इन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारी यहाँ पर विद्युत धारा होती है उसका होता है एक चुंबकीय प्रभाव। तो ध्यान रखिएगा ओरेस्टेड इनका नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपके पास में 3 रेजिस्टेंस हैं, एक आपका 9 ओम का है, दूसरा 4 ओम का है, तीसरा 12 ओम का है, और इन तीनों रेजिस्टेंस को आप लोग समानांतर में जोड़ देते हैं। तो आपको बताना है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए एक सिंपल फार्मूला याद रखिएगा कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो सिंपल जो आपका रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं समानांतर में तो ये फार्मूला बदल जाता है। फार्मूले में आपका 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप फार्मूले में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 ओम। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। आंसर हमारा आएगा 2.25। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नुआखाई आपके उड़ीसा में फसल कटाई का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो आपको बताना है कि इसको इनमें से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद जो नुआखाई नाम का त्यौहार है, ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा
करेक्ट। इस साल यानी कि 2021 में 11 सितंबर को नुआखाई मनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य से बांग्लादेश के लिए 2020 में विशेष पार्सल ट्रेन से डेनिम और डाई का परिवहन किया था। तो ये जो परिवहन है ये किया गया था आपके गुजरात राज्य से। कहाँ से हुआ था? गुजरात से हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के लिए जो हमारा डेनिम और डाई भेजा गया था ये आपके अहमदाबाद से भेजा गया था। इसके अलावा हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ से हमने एक विशेष पार्सल ट्रेन चलाई थी और इस ट्रेन से हमने भेजा था सूखी मिर्च। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन फिलहाल हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु बम के विकास से कौन हमारे संबंधित है? तो ये प्रश्न इस साल CHSL में आया था और यहाँ पर इससे संबंधित है राजा रमन्ना। कौन है? राजा रमन्ना है। आपको पता होगा कि इनके नाम पर एक रिसर्च सेंटर भी है जो कि आपको इंदौर में मिलेगा और इनका हमारे देश में परमाणु बम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? जब हम लोग गन मेटल की बात करते हैं तो इसमें एक तो आपका कॉपर होता है, दूसरा इसमें टिन होता है और तीसरे नंबर पर होता है जिंक। तो देख सकते हैं कॉपर है, टिन है और आपका है जिंक और ये तीनों मिल करके बनाते हैं गन मेटल। अच्छा, परसेंटेज इसमें क्या क्या होता है? तो कॉपर लगभग आपका 88% होता है, टिन आपका 10% होता है और 2% इसमें होता है जिंक और ये मिलकर के बनाते हैं गन मेटल। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी में बहुत आते हैं कि सबसे बड़ा आपका ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ी आपकी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी या लंबी आपकी मांसपेशी कौन सी है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लार ग्रंथि की बात करते हैं यानी कि सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी है? पैरोटिड है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं आपके मुख में ये पिछले हिस्से में देखने को मिलेगा। इसे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड एंड डक्ट कहते हैं और ये आपके सबसे बड़ी होती है लार ग्रंथि। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोरंडम का फार्मूला क्या है? जब हम लोग बात करते हैं कोरंडम की तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कोरंडम हमारे एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और इसका फार्मूला होता है Al2O3। अगर आपको यही पता होता कि ये किसका अयस्क है तो आप लोग वैसे भी इसको टिक कर सकते थे। Al2O3 होता है इसका फार्मूला। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम के अयस्क की तो देख सकते हैं बॉक्साइट होता है, कोरंडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है और काओलिन है। ये सारे हमारे एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार बंगाल बेसिन जो 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये भारत का डैश डैश तेल और गैस उत्पादक बेसिन है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमारे देश में 7 बेसिन मौजूद थे, यानी कि ये देश का 8वां गैस और तेल भंडार बेसिन बन गया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसको खोजा गया था। इससे पहले हमारे देश में 7 बेसिन पहले से थे और ये बन गया है 8वें नंबर का। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये जो सुरक्षा पोर्टल है इसको लॉन्च किया था हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर हाथियों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1992 में शुरू किया गया था। इस समय टोटल इनकी संख्या 3 है। हर साल 12 अगस्त को हम लोग हाथी दिवस भी मनाते हैं और यहाँ पर इसके लिए जो आपका पोर्टल है सुरक्षा, इसे लॉन्च किया गया था पिछले साल। उस समय के जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड्डी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हड्डी होती है इसका नाम है क्लेविकल। क्या नाम है? क्लेविकल इस हड्डी का नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो ये आपकी हड्डी होती है, जैसे लगता है कुपोषण वाली हड्डी हो। यहाँ पर आप लोग और क्लियर देख सकते हैं इसको।
तो इसे आपके ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है और ये मुख्य रूप से काउंट होता है लड़कियों वगैरह में। तो ऑप्शन हमारा क्लेविकल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय अपघटन पर एसिटिक अम्ल यहाँ पर बनता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं CH3CN की, तो अगर आप लोग इसका जलीय अपघटन करेंगे तो इससे हमारा बनेगा एसिटिक एसिड। ये देख सकते हैं इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए CH3CN है जिसे आप लोग एल्किल नाइट्राइल कहते हैं। इसको आप लोग पानी के साथ में मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आयन बनता है और फिर ये हाइड्रोजन आयन के साथ में मिल करके बनाता है एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में जो पहला T20 विश्व कप हुआ था इसको जीता था। तो ध्यान रखिएगा इसे जीता था आपके भारत ने। किसने? भारत ने इसको जीता था। ऑप्शन हमारा फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है फोर्ट सेंट लुइस एक डैश डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित था। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो किला है इसका निर्माण फ्रांसीसियों ने करवाया था। एक फ्रांकोइस मार्टिन नाम के फ्रांसीसी थे, उन्होंने 1701 में इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में अंग्रेजों ने इस किले को गिरा दिया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रांकोइस ने इसका निर्माण करवाया था 1701 में और ये आपके था पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन हमारा कौन सा काम करता है। तो ध्यान रखिएगा जो ट्रिप्सिन होता है ये एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है और ये हमारे शरीर में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन नाम का हमारा एंजाइम होता है इसका निर्माण होता है पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में इसका निर्माण होता है, उसके बाद में ये पहुंचता है आपकी छोटी आंत में और वहां पर ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आपके पाचन को शुरू करने में ट्रिप्सिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है। कशेरुकी का मतलब होता है ऐसे हमारे जीव जिसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो घोंघा जिसे हम लोग स्नेल कहते हैं इसमें कोई भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि हमारी जो चिड़िया होती हैं, मछलियाँ होती हैं, जो आपके उभयचर होते हैं, रेप्टाइल हो गए, स्तनधारी हो गए, इन सभी में आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा और इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट। तो घोंघा में ये नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा नेपाल की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसका नाम होता है कर्णाली नदी। क्या नाम है? कर्णाली नदी नाम है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण जो है जिसे आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं ये किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ग्रुप डी में पूछा जा चुका है और ये वर्गीकरण किया था व्हाइटेकर ने। किसने किया था? व्हाइटेकर ने किया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी व्हाइटेकर हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके वर्गीकरण में कौन कौन सी चीजें शामिल थी। तो आपका मोनेरिया था, प्रोटिस्टा था, फंगाई था, प्लांटेई था और था एनीमेलिया। तो ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको व्हाइटेकर महोदय ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो जननायक जनता पार्टी है ये आपकी किस राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो ध्यान रखिएगा पार्टियों से भी कई सारे प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। तो जननायक जनता पार्टी की बात करें तो ये हमारी होती है हरियाणा राज्य से। कहाँ से है? हरियाणा राज्य से है। 2018 में इस पार्टी का गठन किया गया था और इस पार्टी के जो प्रमुख है दुष्यंत चौटाला, वे इस समय हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। तो ध्यान रखेंगे जननायक जनता पार्टी ये आपके हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा इनडोमिटेबल स्पिरिट नाम की पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। जरूर याद रखिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है इनडोमिटेबल स्पिरिट। कलाम साहब ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं, जैसे कि अदम्य साहस हो गया, इंडिया 2020 है, इग्नाइटेड माइंड्स है,
विंग्स ऑफ फायर है, टर्निंग पॉइंट है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कोशिका का जो पावर हाउस होता है इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है, आप सभी को पता होगा कि हमारे कोशिका के भीतर जो श्वसन का कार्य होता है वह इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जो आपकी कोशिका की ऊर्जा के लिए एटीपी का निर्माण होता है वो भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। रिचर्ड आल्टमैन के द्वारा 1890 में इसको खोजा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट। अगला प्रश्न है, जो आपकी रेडवार्म होती हैं इनमें ऐसी कौन सी संरचना होती है जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करती है। यानी कि इनके पास में दांत नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होते हैं तो भोजन को पीसना जरूरी होता है, और इसीलिए भगवान ने इनके अंदर बनाया है पक्वाशय, जिसे हम लोग गिजार्ड कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है गिजार्ड, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहीं से ये लोग भोजन को पीस देते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी पक्वाशय हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये जो एक्ट है ये आपका पारित हुआ था 1956 में। कब पारित हुआ था, 1956 में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले साल भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, और उस संशोधन के बाद में ये प्रावधान किया गया कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें अब बेटियों का भी होगा अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा डी 1956 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी ग्रंथि है जो कि फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी थाइमस नाम की ग्लैंड होती है ये आपके फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारी थाइमस ग्लैंड है जो कि आपके फेफड़ों के बीच में पाई जाती है, और मुख्य रूप से ये बचपन के समय में आपके शरीर में एक्टिव होती है। जैसे हमारे शरीर में जब भी कोई पैथोजन आता है तो उसके लिए एंटीजन का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से बचपन में जब आपके शरीर में कोई भी यहाँ पर पैथोजन वगैरह आता है तो उससे शरीर की रक्षा करता था यही थाइमस। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का आप लोग उपयोग करते हैं। तो ये होता है चारकोल। क्या नाम है, चारकोल इसका नाम है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये चारकोल होता है, और आपने देखा होगा कि चारकोल के बहुत सारे यूज भी होते हैं, पानी को साफ करने में भी इसका यूज होता है। बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में भारत में जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थापित किया गया था गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। तो फिलहाल ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इसका नाम है, और ये स्थापित हुआ था आपके गुजरात में गांधीनगर में। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित पैरा खिलाड़ी हैं। जरूर इनका नाम याद रखिएगा, ये हमारे बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं पैरा के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और इनका नाम आपके लिए इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल जो आपके टोक्यो में पैरालंपिक गेम हुए हैं उसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और इसीलिए 2021 में भारत सरकार के द्वारा इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी किया गया है सम्मानित। तो नाम है इनका कृष्णा नागर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से पदार्थ का उत्सर्जन किडनी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किडनी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं किया जाता है। इसका जो उत्सर्जन है वो हमारे फेफड़े करते हैं, यानी कि लंग्स करते हैं। बाकी जो यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इन सारे पदार्थों का उत्सर्जन हमारी किडनी करती है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में डैश डैश को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये जो समझौता है वह कुपोषण से निपटने के लिए हुआ था। फिलहाल यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कुपोषण से निपटने के लिए हुआ था, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब एक अवतल दर्पण के
फोकस और कर्वेचर के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी। ध्यान रखिएगा, दर्पण और लेंस से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जब इमेज बनती है तो उसका साइज आपकी वस्तु के साइज से बड़ा होता है। ऑप्शन फिलहाल ए होगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी टोटल 6 कंडीशन होती है। जब आप लोग वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप कह सकते हैं कि वस्तु के पीछे इमेज बनती है, वस्तु से ये आपकी इमेज बड़ी होती है, रियल इमेज होती है, और ये आपकी इमेज होती है उल्टी। तो ये इमेज की खास बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग बल की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। तो ये जो मशीन है इसे हम लोग कहते हैं पुली। अगर आपने कभी भी पुली को देखा हो तो आपने ये पाया होगा कि पुली का यूज मुख्य रूप से बल की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हमें किसी चीज़ को उठाना है तो पुली के जरिए जो रस्सी होती है इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, यानी कि वस्तु हमें नीचे से उठानी है और रस्सी के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से ये बल की दिशा को बदल देता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। तो अगर हम लोग चीन की बात करते हैं तो अंतिम जो शाही राजवंश था इसका नाम था किंग डायनेस्टी। क्या नाम है? किंग डायनेस्टी नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1644 से 1912 तक इसने चीन के ऊपर शासन किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो काली बाघ अभ्यारण्य है ये निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो काली बाघ अभ्यारण्य की बात करें ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। कहां पर है? ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन फिलहाल हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। कर्नाटक की बात करें तो इसमें आपको टोटल 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। डाडेलियंसी जिसे आप लोग काली कहते हैं, नागरहोल है, भद्रा है, बांदीपुर है और है बिलीगिरी रंगनाथ। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अब इसका उत्तर ज़्यादातर लोग गलत देंगे, उन्हें लगेगा ये 2014 में हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ऑप्शन फिलहाल हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट की बात की गई है। तो अगर हम लोग न्यूटन की बात करते हैं तो ये आपका कोई मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक की बात करें तो इनकी संख्या होती है टोटल 7 और इन्हीं मूल मात्रक की सहायता से बाकी जितने भी आपके यूनिट हैं उन सारे को जनरेट किया जाता है। 7 कौन कौन से हैं? आइए उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, मास का किलोग्राम है, टाइम का आपका सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कौन सा बल हमें चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई दो सेम चीजें होती हैं उनके बीच में जो बल काम करता है उसे हम लोग सासंजक बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चाक आपकी डिफरेंट चीज है, ब्लैक बोर्ड आपका डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो बल काम करेगा इसे हम लोग कहेंगे आसंजक बल, या इसे फिर हम लोग अडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग चौक से चौक की बात करें तो इसके बीच में जो बल काम करेगा इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर सासंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। लेकिन जब आपके डिफरेंट चीजें होती हैं तो उनके बीच में जो बल होता है इसे हम आसंजक बल कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से पहला प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत ही डिटेल में कराया जाए। अगर आप लोग इसी प्रकार से करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये सीरीज पसंद है। अगर आप लोग चाहेंगे तो डेली आपको रात में इसी प्रकार से एक सबसे बेटर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलता रहेगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा अमेरिका। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।